जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस समय परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। जहां पहला ऑप्शन दिया गया फ्लैट नोज प्लायर, हालांकि ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि फ्लैट नोज प्लायर जो होता है ये जबड़े जो होता है इसका सपाट होता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है तार को पकड़ने के लिए या मोड़ने के लिए या सीधा करने के लिए किया जाता है, हुक और लूप बनाने में नहीं किया जाता है। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया लॉन्ग नोज प्लायर, तो ये जो होता है इसके आगे का जो भाग होता है काफ़ी नुकीला होता है। तो ये क्या होता है, एक तरह से इसका जो इस्तेमाल किया जाता है कहीं ऐसी जगह पे किया जाता है जहां मान लीजिए कोई छोटा चीज़ गिर जाता है, मान लीजिए स्क्रू गिर गया और वो आप उसे हाथ से नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हाथ वहां पर आपका नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पे हम लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। मतलब कि सकरी जगह से कोई वस्तु उठाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में हुक और लूप बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है हुक और लूप बनाने में नहीं किया जाता है। हाँ, राउंड नोज प्लायर का इसका उपयोग किया जाता है। राउंड नोज प्लायर मतलब ये जो आपका होता है राउंड नोज प्लायर, कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलता है। ये जो होता है आगे का भाग इसका चपटा होता है और इसके बाद ऐसे हो जाता है और ये आपका ऐसे होता है। ठीक है, ज़्यादातर इस्तेमाल जो इसका काम में लेते हैं वो ज्वेलर्स जो लोग हैं, जहाँ सोना आप खरीदते हैं, चांदी जहाँ खरीदते हैं, जिसको ज्वेलर्स बोलते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ज्वेलरी की जो चीज़ें होती हैं जब यहाँ पे उसको दबाना होता है या अलग आकार में देना होता है तो इसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया डायगोनल कटिंग प्लायर, तो साथियों ये तो एकदम यहाँ पे अलग होता है। मतलब डायगोनल जो कटिंग प्लायर होता है इसका यदि हम कार्य की बात करें तो ये तार को काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धारादार जबड़े इसका होता है तो ये काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ नहीं पूछा जा रहा है, केवल ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, तो राउंड नोज प्लायर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। साथियों, इसमें आपका आता है जिसको हम रिसाइकलिंग बोलते हैं, जो कि हिंदी में इसको बोला जाता है पुनर्चक्रण। ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो पुनर्चक्रण है इसमें क्या है, पुराने कागज हो गया या धातु हो गया या प्लास्टिक हो गया या कांच हो गया, इसको दोबारा आप एक तरह से इस्तेमाल करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तो इसको यहाँ पे बोला जाता है पुनर्चक्रण। और वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो इसको यहाँ पे पुनर्चक्रण बोला जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक नए कच्चे माल की इसमें ज़रूरत होती है और कम भी आवश्यकता होती है और उत्पाद भी यहाँ पे कम होता है और ऊर्जा की खर्च भी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को बोला जाता है पुनर्चक्रण। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया जमीन में भरना, तो ये कोई यहाँ पे विधि नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि लैंडफिल में क्या होता है कि कचरे को एक तरह से गड्ढे में डाला जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है, लेकिन दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जमीन में भरना यहाँ पे कहना गलत होगा। और भस्मीकरण जो होता है ये तो अलग ही प्रक्रिया होती है। एक तरह से भस्मीकरण में क्या होता है कि कचरे को काफ़ी हाई तापमान पर जलाया जाता है और जलाकर नष्ट किया जाता है, तो ये अलग विधि होती है, इसको रिसाइकलिंग नहीं बोला जाता है, ये अलग होता है। और खाद डालना तो बिल्कुल ये आपका अलग हो जाएगा। जैसे जैविक जो कचरा होता है एक तरह से प्राकृतिक खाद इससे तैयार की जाती है, तो ये एक तरह से पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। लेकिन ऊर्जा बचत यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो ये खाद डालना ये बिल्कुल गलत होगा। केवल यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या को देखिए 24 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, जहां पहला ऑप्शन दिया गया मलहम लगाना, हालांकि प्राथमिक चिकित्सा के लिए पूछा जा रहा है कि कोई पीड़ित है उसके रक्त का बहाव है, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड को रोकने के लिए मलहम तो आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि ताज़ा रक्तस्राव है तो ये रुकेगा नहीं मलहम से, तो ये कहना गलत होगा।
और बी ऑप्शन दिया गया चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, ये तो और भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। इससे क्या होगा, ब्लड जो होगा रुक जाएगा। तो इसको यहाँ पे बोला जाएगा प्राथमिक चिकित्सा, मतलब कि घाव पर सीधे साफ कपड़े से और या कोई ऐसी चीज़ से आप यहाँ पे दबाव डालेंगे तो ये क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा। और ब्लड रुकने के बाद जो भी यहाँ पे प्राथमिक उपचार है उसे आप करेंगे। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये होगा असमान सिकुड़ना। कहने का मतलब ये कि लकड़ी के अलग अलग जो भाग होते हैं वो नमी के कारण अलग अलग एक तरह से मात्रा में निकलते हैं, और ये जो है अलग अलग यहाँ पे इसमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, और ये लकड़ी जो होती है सिकुड़ भी जाती है, सिकुड़न इसमें आ जाती है। तो इसी कारण जो होता है एक तरह से लकड़ी मुड़ने लगती है, तो ये इसको बोला जाता है ट्विस्टिंग। और ये एक दोष के अंतर्गत जाना जाता है जिसको हम ट्विस्टिंग दोष के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है सही ऑप्शन वो आपका सी ऑप्शन दिया गया है, गलत सीजनिंग के कारण जो होता है ऐसा यहाँ सॉरी असमान सिकुड़न होता है जिसको हम ट्विस्टिंग दोष के अंतर्गत जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे किया जाता है हैचेड स्टेक। जी हाँ, हैचेड स्टेक का जो किनारा होता है एक तरह से पतला होता है, धारदार होता है। तो इससे क्या होता है कि सीट मेटल जो होता है और भी यहाँ पे शार्प होता है, मतलब कि बहुत यहाँ पे तेज होता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो हैचेट इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 को देखिए, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सीट मेटल में आपका जो देखने को मिलता है ये एक ही चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम वर्गाकार स्टेक या स्क्वायर स्टेक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्क्वायर स्टेक होता है जो ये सीट मेटल कार्य में जो कि सबसे अधिक इसी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसमें जो आ जाता है उसको बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है गांठ। जी हाँ, मान लीजिए कोई यहाँ पे शाखा है, ठीक है, अब ये क्या है यहाँ से निकलने लगी इसकी शाखा छोटी सी और यहाँ से निकलने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, गांठ हो जाएगा। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसको यहाँ पे हम गांठ बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है ए ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांठ, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो ये तो एक तरह से जो फर्मर छेनी होती है ये अलग ही यहाँ पे चीज़ होती है। अलग यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पे फर्मर छेनी आपको देखने को मिलती है कुछ यहाँ पे अलग प्रकार से आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया छिलने और जोड़ने की फिनिशिंग में, जहां आपका पहला ऑप्शन दिया गया छिलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, बी ऑप्शन दिया गया सामान्य छेनीकरण कार्य में, और सी ऑप्शन दिया गया लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में, और डी ऑप्शन दिया गया लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई में। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो साथियों ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य छेनीकरण कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने इसको देखा होगा, प्रैक्टिकल में आपने किया होगा, प्रैक्टिकल में इसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादातर फीटर के छात्र इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रॉस कट छेनी और क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। जहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है कीवेज काटने में, यहाँ पे दिया गया है कीवेज काटने में,
और यहाँ पे आपका दिया गया बी ऑप्शन वक्रकार नालियाँ काटने में, और यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन सामग्री को कोनों पर चौकोर बनाने में, और डी ऑप्शन दिया गया चौड़ी सतह से धातु निकालने में। तो साथियों यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा, कीवेज काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपका साथियों ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जालीदार छेनी का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जालीदार छेनी। ध्यान रखिएगा, ये जो छेनी होता है जिसको हम क्रॉस कट चीजल के नाम से जानते हैं, ये जो होता है एक आपको अलग तरीके से देखने को मिलता है, वेब छेनी होता है ये। और यहाँ पे इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जालीदार छेनी का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो गांठ दोष जो देखने को मिलता है, एक तो ये शाखाओं की जो वृद्धि होती है उसमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, शाखाओं की वृद्धि से। कहने का मतलब यह है साथियों कि जब पेड़ की जो शाखाएं होती है जब तने के साथ बढ़ती है तो उसके स्थान पे एक तरह से गांठ उग जाता है। जैसे ये आपका यहाँ पे पेड़ है, यहाँ से कोई यहाँ पे शाखा निकली या यहाँ से निकली, तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है गांठ देखने को मिल जाता है। तो इसी को लेकर पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो गांठ उत्पन्न होता है ये शाखाओं की वृद्धि से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई यहाँ पे पूछा जा रहा है, जहाँ पहला ऑप्शन ओम दिया गया है। हालांकि ओम तो नहीं होता है, और यहाँ पे आपका दिया गया है बी ऑप्शन किलोग्राम। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपका जो ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी गया है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है ओम या किलो ओम या मिली ओम या मेगा ओम, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो सही जवाब होगा साथियों मेगा ओम। जी हाँ, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगा ओम। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लश का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और टेलो, ध्यान से पढ़िएगा टेलो, और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया केर अल लाइट, और सी ऑप्शन दिया गया जस्ता क्लोराइड, और डी ऑप्शन दिया गया साल अमोनियम रूजिन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर के एल लाइट। ध्यान रखिएगा के एल लाइट, ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, मतलब कि हानि से बचाता है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हानि से कौन यहाँ पे बचाता है? जहाँ यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है शर्विंग, बी ऑप्शन है वेल्डिंग, और सी ऑप्शन दिया गया आर्मरिंग, और डी ऑप्शन दिया गया लेथ सीट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो यहाँ पे साथियों आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसको वेंडिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसको हम वेंडिंग बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? जहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे साथियों महो, क्या ऑप्शन दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है महो। हालांकि महो जो होता है ये ओम का बिल्कुल उल्टा है, आपको देखने को मिलता है। ये जो होता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे होता है, और ओम जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो ये महो का है और ये ओम का है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि जो महो यहाँ पे दिया गया है ये चालकता की इकाई होती है,
और यहाँ पे जो आपका कूलाम दिया गया बी ऑप्शन, ये क्या होता है, विद्युत आवेश या आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ये एसआई इकाई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन आपका जो बी दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, क्योंकि बिजली की मात्रा की जो इकाई होती है वो कूलाम ही होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 50 को, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को ओमीटर की तरह जोड़ा जाए। ये क्वेश्चन एक तरह से प्रैक्टिकली है और ऐसा आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि यदि वोल्ट मीटर को ओमीटर की तरह जोड़ते हैं, मतलब ओमीटर को तो सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर में जोड़ा जाता है, तो आप वोल्ट मीटर की जगह यदि ओमीटर को जोड़ देते हैं तो वो क्या देखने को मिलेगा, तो ओमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो तो बहुत ही कम होगा, लेकिन वोल्ट मीटर का जो होता है बहुत ही अधिक होता है। तो यदि वोल्ट मीटर को गलत तरीके से आप जोड़ देते हैं, मतलब कि ओमीटर की तरह जोड़ देते हैं, तो ये एक तरह से निर्धारित जो इसका आवेग होता है उसकी ये विपरीत कार्य करेगा और एक तरह से ये हानि भी करा सकता है, ब्लास्ट भी कर सकता है, सर्किट तोड़ भी सकता है और भी बहुत सारे नुकसान भी दे सकता है, मीटर खराब भी कर सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे हानि का सामना करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को देखिए। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए दिया क्या गया है, तो यहाँ पे दे दिया गया है 100 वाट, मतलब वाट मतलब क्या, शक्ति, पावर का मान यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 100 दे दिया गया है, और 220 यहाँ पे क्या दिया, 250 यहाँ पे वोल्ट दे दिया गया, तो ये भी का मान हमको दे दिया गया 250। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पे प्रतिरोध आर का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो आर बराबर सूत्र हमारा होता है वी स्क्वायर अपान पी। आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी हमारा सूत्र होता है। तो वी स्क्वायर मतलब क्या, 250 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 250 गुणे 250 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और बटे आप यहाँ पे जो यहाँ पे मान है पी का वो यहाँ पे 100 लिख देंगे, तो नीचे हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप 250 गुणे 250 कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको करके देखिए 62,500 आएगा, इसको देख लीजिएगा इतना ही आएगा 62,500। 250 गुणे 250 करके देखिए 62,500 आएगा, ठीक है, और बटे ये आपका 100। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य को कटा दीजिए, कितना बचा 625, और 625 आपका जो दिया गया है ओम, ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों, ये थे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।